Hello, Assalamu alaikum. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Today, DC machine and transformer lecture number 3. And today lecture's topics are Fleming left hand rule, Fleming right hand rule, Lenz's law of electromagnetic induction, eddy current and hysteresis losses, and to reduce the eddy current losses. तो आज के जो लेक्चर्स के जो टॉपिक्स हैं हम आज ये वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो Fleming hand rule. John Everson introduced two rules to determine the direction of motors in motion in motors or the direction of induced current in generator. ये एक साइंटिस्ट था जो उसने जो क्या दो रूल्स इंट्रोड्यूस किए थे। एक रूल जो था मोटर्स में मोशन को का डायरेक्शन जो है वो डिटरमाइन करता था, मालूम करता था, और एक जो रूल था दूसरा जो उसका रूल था वो जनरेटर में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को जो है मालूम करता था। तो इसी वजह से जो है द रूल्स आर कॉल्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड द राइट हैंड रूल, और इसी वजह से जो है इन रूल्स को साइंसदान ने जो है साइंटिस्ट ने अपने नाम से जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल का नाम दे दिया। लेफ्ट हैंड रूल जो था वो मोटर्स के लिए यूज़ होता था और राइट हैंड जो रूल था वो जनरेटर्स के लिए यूज़ होता था। Whenever a current carrying conductor comes under a magnetic field, there will be a force acting on a conductor. जब कभी जो है कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो या कोई ऐसा कोई कंडक्टर हो जिसमें से करंट का गुजरना पॉसिबल हो, ऐसा तो उसको हम जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें और वहाँ पे जो है उस फोर्स को जो है उस कंडक्टर पे हम अप्लाई करें, तो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन बी फाउंड। तो उस डायरेक्शन यानी उस कंडक्टर में फोर्स, उसमें उस कंडक्टर में जो करंट की जो डायरेक्शन होगी या उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मालूम करते हैं। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? इन लेफ्ट हैंड रूल, if the thumb and the two fingers of the left hand are arranged at a right angle to each other on a conductor, यानी अगर हम जो है लेफ्ट हैंड को ऐसा पकड़ें कि उसकी थंब और उसके दो साथ में जो और फिंगर हैं वो आपस में तीनों एक दूसरे के 90 एंगल पे हो या राइट एंगल पे हो, तो इस चीज़ में जो है जो हमारा फर्स्ट फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगा, मिडल फिंगर जो होगा वो हमारे इलेक्ट्रिक करंट को की डायरेक्शन को शो करेगा, और हमारा जो थंब होगा वो हमारे फोर्स के डायरेक्शन को शो करेगा उस कंडक्टर के अंदर। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ में देख सकते हैं ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल है। तो इसमें हमारा ये हमने 1 2 3 जो है उंगलियों को ऐसे रखा है कि ये आपस में जो है ना ये जो है ना ये फिंगर जो है ये राइट एंगल पे हैं। ठीक है, तो इस तरह पकड़ने से हमारा जो ये वाली थंब है इससे हमारा मोशन शो होता है, इससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो होती है और इससे हमारी करंट की फ्लो का डायरेक्शन शो होता है। तो ये हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है जो कि हमारा मोटर्स में यूज होता है। फिर हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल इज द थंब एंड द फिंगर एंड द मिडल फिंगर ऑफ द राइट एंगल आर बेंड एट राइट एंगल टू वन another with the thumb pointed in the direction. राइट हैंड रूल में अगर हम अपने राइट हैंड को इस अंदाज से पकड़े कि हमारा जो तीनों जो वो है क्या कहते हैं हमारी तीनों उंगलियां हैं वो आपस में तीनों जो है वो एक दूसरे के 90 एंगल्स पे हों, तो हमारा जो थंब है ये मोशन को शो करता है, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स को शो करता है और ये हमारे करंट को शो करता है। ठीक है,
सही है। तो इस तरह जो है ये हमारा राइट हैंड रूल भी हुआ, और ये हमारा राइट हैंड रूल जो है ये हमारा जनरेटर्स में यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। हमने पिछले जो है स्लाइड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ पढ़ा था, तो लेंज लॉ जो है वो भी उसके मुतालिक है। लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट दैट द व्हेन ईएमएफ इंड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, फिर लेंज लॉ कहते हैं अगर कोई भी जो है फैराडे लॉ के मुताबिक कोई भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, तो पोलैरिटी ऑफ दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। तो उसकी जो पोलैरिटी होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है, वो हमेशा उस प्रोडक्शन की जो वजह होती है उस वजह की मुखालफत करती है। ठीक है, और उसके बाद जो है लेंज लॉ state that the direction of an induced EMF is such that it would always opposes the change that is causing it। यानी हमेशा जो उसकी जिस चीज़ की वजह से वो इंड्यूस्ड EMF क्रिएट हो रहा है, उस चीज़ की हमेशा वो जो है डायरेक्शन जो है वो उसकी हमेशा उसकी मुखालफत करेगी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द इंड्यूस्ड करंट विल ऑलवेज opposes the motion or the change which started the induced current in the first place। ठीक है, दूसरे अल्फाज में ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंड्यूस्ड करंट होगा वो हमारे मोशन के हमेशा मुखालफत करेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, हम यहाँ पे जो है उसको इससे डिनोट किया हुआ है, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ यहाँ पे उसने माइनस लगाया हुआ है, तो इस माइनस से हमारा डायरेक्शन शो हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है एन जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उसके बाद डी पाई जो है हमारा चेंजिंग फ्लक्स और टाइम की मुनासबत से जो हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस। तो ऑल इलेक्ट्रिक मोटर एक्सपीरियंस रोटेशनल लॉसेस ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर टू द मैकेनिकल पावर। हमारे जितने भी मोटर्स हैं उसमें जब भी हमारी इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होती है, तो उस कन्वर्जन के दौरान में वहाँ पे कुछ रोटेशनल लॉसेस होते हैं। तो उन लॉसेस को हम थोड़ा सा देखते हैं कि दीज लॉसेस आर जनरली कैटेगराइज्ड हैज ए मैग्नेटिक लॉसेस, मैकेनिकल लॉसेस, कॉपर लॉसेस, द ब्रूस लॉसेस, स्ट्रे लॉसेस, डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइंग केसेस एंड मैकेनिज्म। यानी उनके मैकेनिज्म और उनके पैदा होने की वजूहात की बिना पर ही हमने उनको जो है ना मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि मैग्नेटिक लॉसेज हैं, मैकेनिकल लॉसेज हैं, कॉपर लॉसेज हैं, बुश लॉसेज हैं, स्ट्रे लॉसेज हैं। ठीक है, तो इंक्लूडिंग इन द कैटेगरी ऑफ द मैग्नेटिक लॉसेज आर मैग्नेटिक लॉसेज आर टू टाइप्स। मैग्नेटिक लॉसेज जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉसेज और दूसरे को हम कहते हैं एडी करंट लॉसेज। तो सबसे पहले हम एडी करंट लॉस देखते हैं। When an alternating magnetic field is applied to the magnetic material, an EMF is induced in material itself according to the Faraday law of electromagnetic induction। जैसे कि Faraday law of electromagnetic induction में हमने पढ़ा था कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी चेंजिंग जो है कंडक्टर को रखेंगे तो उसमें हम एक इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाता है। सिंस द मैग्नेटिक मटीरियल इन ए कंडक्टर मटीरियल, अब जो मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो हमारा कंडक्टिंग मटेरियल होता है। दीज ईएमएफ सर्कुलेट करंट विद इन द बॉडी ऑफ द मटेरियल, और मटेरियल मैग्नेटिक होने की वजह से ये ईएमएफ जो है ये उसके मटेरियल के अंदर भी जो है सर्कुलेट करता है। दीज सर्कुलेटिंग करंट्स आर कॉल्ड ईडी करंट्स, और इसी को हम क्या कहते हैं, ईडी करंट्स कहते हैं। दे विल अकर व्हेन द कंडक्टर एक्सपीरियंस ए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और ये तब वाक़या होता है जब हमारा कंडक्टर जो है वो किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होता है, तो उसमें भी हमारे पास जो है वहाँ पे भी एक करंट सर्कुलेट करती है, और उसी करंट को फिर हम एडी करंट लॉसेस कहते हैं, जो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर उसके अपनी बॉडी में क्रिएट हो जाती है। एज दीज करंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग एनी यूजफुल वर्क। अब हमें पता है ये जो हमारा करंट है, जो ईडी करंट है, ये हमारा कोई मुफीद काम नहीं कर रहा होता है, और ना ही ये कोई काम जो है हमने इसको जो है किसी खास मकसद के लिए इसको क्रिएट किया, बल्कि ये खुद उसमें क्रिएट हो जाता है। तो एंड इट प्रोड्यूस ए लॉसेस आई स्क्वायर आर से, और इसी को जो है
इसी की वजह से उस मैग्नेटिक मटेरियल में आई स्क्वायर और लॉसेस क्रिएट हो जाते हैं, और इन मैग्नेटिक मटेरियल नाउन हैज एडी करंट लॉसेस। और इसी आई स्क्वायर लॉसेस को जो है, जो कि आई स्क्वायर आर लॉसेस की फॉर्म में वहाँ पे लॉसेस क्रिएट हो जाते हैं, उसी को हम एडी करंट लॉसेस कहते हैं। Similar to the hysteresis losses, eddy current losses also increase the temperature of the magnetic material। और ये लाजमी बात है, कोई भी लॉस होती है उसकी वजह से उस मटेरियल की जो दर्जे हरारत होती है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये हमारा जो एडी करंट होता है, ये हमारा एडी करंट लॉस जो है, ये हमारा उस मैग्नेटिक मटेरियल से लॉस की फॉर्म में, क्या कहते हैं, टेम्परेचर या हीट की फॉर्म में उससे जो है क्या कहते हैं, वो उससे खारिज होता है। तो उससे हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल का जो दर्जे हरारत होते हैं उससे वो इंक्रीज हो जाता है। And the hysteresis and the eddy current losses in the magnetic material are known as by the name iron losses or the core losses or the magnetic losses। इन दोनों लॉसेस को हम जो है आयरन लॉसेस भी जो है, यानी कोलेक्टिवली हम उसको दोनों को हम इकट्ठा आयरन लॉसेस भी कह सकते हैं, कोर लॉसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि कोर के अंदर होती हैं आयरन के अंदर, क्योंकि जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो भी एक आयरन होता है, दैट्स व्हाई हम उसको आयरन लॉसेस भी कहते हैं। कोर लॉसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो मैग्नेटिक जो मटेरियल होता है वो एक कोर होता है, और उसी कोर में क्या कहते हैं वो लॉसेस क्रिएट होते हैं। और मैग्नेटिक लॉसेस क्योंकि ये मकनतीस यानी उसकी मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से उसमें पैदा होते हैं, तो इस वजह से हम उसको मैग्नेटिक लॉसेस भी कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे करंट लॉसेस देख सकते हैं, ये हमारा जो है ये एक मैग्नेटिक कोर है। अब इस मैग्नेटिक कोर में, और ये जो है हमने यहाँ पे टर्न्स किए हुए हैं, हमने एक कोर जो है बनाया हुआ है, क्या कहते हैं, कॉइल बनाई हुई है, हम यहाँ पे हम जो है वोल्टेज दे रहे हैं। तो इसमें जो है इसके अंदर अंदर जो क्या कहते हैं, इस पत्रियों के अंदर जो है या इन के कोर के जो बॉडी में जो करंट पैदा होता है उसको हम एडी करंट कहते हैं। और इस करंट की वजह से जो हीट आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं उसको हम एडी करंट लॉस कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो इस कोर के अंदर जो है ये हमारा चेंजिंग फ्लक्स है जो कि लिंक कर रहा है। ठीक है, तो एडी करंट लॉसेस जो है A sectional view of the magnetic core is shown in the figure above। इसमें हमने देख लिया है। When the changing flux links with the core itself, it induced EMF। अब ये जो चेंजिंग फ्लक्स है ये जो है इसके साथ लिंक करता है, तो इसमें से तो यूजफुल फ्लक्स पैदा हो जाता है। लेकिन हमारा जो इसके अलावा induced turn which turns upward in a circulating current called eddy current, and these current in turn produce a loss called eddy current losses, I square losses। और इस कोर के अंदर जो करंट सर्कुलेट करती है उसी को हम एडी करंट कहते हैं, और उसी एडी करंट की वजह से जो आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं उसको हम आई स्क्वायर आर लॉसेस को हम फिर एडी करंट लॉसेस कहते हैं, जो कि इसी एडी करंट की वजह से होते हैं। Where I is the value of current and R is the resistance of the eddy current path। और ये जो I जो है उसमें करंट होता है और R जो है उसमें क्या होता है, उस कोर की जो रेजिस्टेंस होती है जो कि करंट के रास्ते में मुज़ाहमत पेश करती है। उसके बाद है इफ द कोर इज मेड अप ऑफ सॉलिड आयरन ऑफ ए लार्ज सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, द मैग्नेटिक ऑफ आई विल बी वेरी लार्ज एंड हेंस लॉसेस विल बी हाई। अब अगर हम हमारा जो कोर है उसको अगर हम एक सॉलिड बॉडी रखें, सॉलिड बॉडी मतलब एक ठोस हो, एक ही जान में हो, यानी एक सॉलिड बॉडी हो, तो उसमें अब जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका बढ़ जाएगा, उसका जो है कोर का जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा, तो उसमें आई स्क्वायर आर लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अब उसके लिए पाथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्या कहते हैं, ज़्यादा हो जाएगा उसके लिए, या कह सकते हैं कि उसके लिए जो है उसके पास जो है आई स्क्वायर आर लॉसेस ज़्यादा क्रिएट होंगे, और द मैग्नीट्यूड ऑफ द आई विल बी वेरी लार्ज हेंस लॉसेस विल बी हाई। और उसी की वजह से उसके अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ आई जो है यानी करंट भी ज़्यादा हो जाएगा, और करंट के ज़्यादा होने की वजह से उसमें लॉसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। तो नॉर्मली हम एडी करंट को जो है उसको रिड्यूस कैसे करते हैं, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट can be reduced by splitting the solid core into the thin sheets called
लेमिनेशन इन द प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब नॉर्मली जो है हम मोस्टली जो है सॉलिड कोर नहीं यूज करके, बल्कि उसी सॉलिड कोर को हमने 3 शीट्स में, जिसको हम लेमिनेशन कहते हैं, उसकी यानी पत्रीदार बनाया होता है, इसलिए ताकि वो आयर स्क्वायर और लॉसेज उसमें कम हो। ईच लेमिनेशन इज इंसुलेटेड फ्रॉम द अदर। अब हम जो हर पत्री को हमने बनाया होता है, हर पत्री या हर लेमिनेशन जो होती है वो दूसरी लेमिनेशन जो उसके करीब होती है उससे वो इंसुलेटेड होती है, मतलब उसका और उसका कोई कनेक्शन नहीं होता, बल्कि वो इंसुलेटेड होती है। और वो इंसुलेटेड जो है, या तो हम उस पर वार्निश लगाते हैं या उस पर हमने कोई ऑक्साइड लगाई होती है, एक उसकी थिन लेयर होती है, उसके उसके ऊपर हमने एक कोटिंग की होती है, जिसकी वजह से हर लेमिनेशन या हर पत्री जो है वो दूसरी पत्री से insulated होती है। By laminating the core, the area of each section is reduced and hence the induced EMF also reduced। अब जो हर पत्री का असर जो है उसी पत्री में रहेगा और हर पत्री का असर जो है वो कम हो जाएगा। जैसे अगर ये सॉलिड बॉडी होती तो सबका असर एक जगह होता और सबका कोलेक्टिवली ज़्यादा जो है रिजल्टेंट उसका ज़्यादा एडी करंट लॉस होता। तो हमने उसको कम करने के लिए उसको जो है पत्रीदार और लेमिनेटेड बनाया, ताकि हर एक का जो है असर अलग अलग हो जाए, और अलग अलग होने की वजह से वो रिड्यूस हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। या as the area through which the current is passed smaller, the resistance of eddy current path is increased। अब जो है उसमें जो है रेजिस्टेंस उसकी जो है इंक्रीज हो जाती है लेमिनेशंस की वजह से, उसकी वार्निश की वजह से और एक दूसरे से जुदा होने की वजह से। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उसमें करंट जो है वो कम गुजरती है। अब जितनी ज़्यादा करंट कम हो गई है अब उतनी ही लॉस भी कम होगा। द एडी करंट लॉस इज आल्सो रिड्यूस्ड बाय यूजिंग मैग्नेटिक मटेरियल having a higher value of resistivity like silicon steel। अब बाज़ औक़ात हम सिलिकॉन स्टील की जो है क्या कहते हैं यूज़ करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर, क्योंकि इसमें जो है उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। अब जैसे ही उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो गई है तो उसमें एडी करंट यानी फ्लो ऑफ करंट कम हो जाएगा, फ्लो ऑफ करंट कम हो जाएगा तो एडी करंट कम हो जाएगा, एडी करंट कम होने की वजह से उसमें एडी करंट लॉस यानी आई स्क्वायर और लॉसेज भी उसमें कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा है हिस्टैरिसीस लॉसेज। द हिस्टैरिसीस लॉसेज occurs in the core of the transformer। The core of the transformer is made up of scargo steel, which is the type of ferromagnetic material। The ferromagnetic material is made of the small atomic magnetic moments। ठीक है, अब जो हिस्टैरिसीस लॉसेज जो है वो कोर के ट्रांसफार्मर के कोर में होते हैं। अब ये जो कोर होती है ट्रांसफार्मर की कोर, वो एक खास स्टील जो है से बनी होती है, और वो जो उसकी जो टाइप है वो स्टील की वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की होती है। अब जो फेरोमैग्नेटिक की जो मटेरियल है उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो यहाँ पे नीचे दिखाया गया है, ऐसी होती है। ठीक है, एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स होती है when no field is applied to the material in case the molecules are randomly arranged in the substance। अब नॉर्मली जो है उसमें ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो है यहाँ पे उसकी जो शक्ल होती है वो ऐसी होती है। ठीक है, तो नॉर्मली जो उसकी शक्ल होती है इंटरनल वो ऐसी होती है, और जो है हम जब उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने के बाद उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है। तो उसमें कुछ जो है when the force removed and the atomic magnetic moment again arrange themselves randomly, but a few of them still align parallel to each other। Because of these atomic magnetic movements, the substance becomes slightly magnetized। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल होते हैं उसको हमने मैग्नेटाइज कर दिया, और मैग्नेटाइज करने के बाद ये ऐसे हो जाते हैं। नॉर्मल में ऐसे थे, मैग्नेटाइज करने के बाद ये अरेंज हो जाते हैं, और मैग्नेटाइज के रिमूव करने से इसकी जो है रीअरेंज कुछ जो है अपनी शक्ल जो है रीअरेंज कर लेते हैं, लेकिन कुछ की जो है वो उसी तरह अरेंज फॉर्म में होती है, और उसी अरेंज फॉर्म की वजह यह है
कि वो थोड़े से मैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी उसमें थोड़ी सी मकनातीसी कुव्वत जो है जमा हो जाती है। तो फॉर दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म द रिवर्स्ड एमएमएफ यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स टू द मटेरियल, ठीक है। तो इस मैग्नेटिज्म को रिमूव करने के लिए हम एमएमएफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, रिवर्स मैग्नेटिक मोटिव फोर्स इस मटेरियल पे जो है अप्लाई करते हैं। द लॉस विच अकर्स बिकॉज ऑफ रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म इज नोन एज हिस्टैरिसीस लॉसेस। और इसी रिवर्स एमएमएफ के अप्लाई करने से उसमें जो कुछ लॉस होता है उस लॉस को हिस्टैरिसीस लॉसेस कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का जो आपका टॉपिक है वो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आज के टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी मसला है तो आप जो है मुझे ईमेल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इनका रिस्पांस दूंगा। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।